नमस्कार दोस्तों। हम लोग संविधान में आज भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं चालू करेंगे और इस पूरे संविधान में प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं थी ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या थी कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। हम लोग एक एक विशेषता पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक एक विशेषता पढ़ते हुए उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है। अच्छा, ये भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की एक तो भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक रूप से भारत बहुत बड़ा है। यहाँ के विशेष राज्य, जो विशेष राज्यों के बारे में उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा भारत का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, चूंकि भारत पे ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश ने लगातार सुधार करते हुए क्रमिक रूप से सुधार करते हुए भारत का जो संवैधानिक विकास का सिलसिला चला है, इसलिए भारत के संविधान में हर चीज लगभग लिखित रूप में है। ठीक है, तो इसका सबसे लंबा लिखित संविधान होने का कारण क्या है? कारण यह है कि भारत का एक बड़ा भौगोलिक विस्तार है। भारत में जो संविधान है उसमें अलग अलग राज्यों के बारे में कई सारे अनुच्छेद 371 में ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे अनेक प्रावधान किए गए हैं जो अलग अलग राज्यों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जो ऐतिहासिक रूप से जो घटनाक्रम है उसका पूरा विस्तृत जो संदर्भ है वो संविधान में दिया गया है, इसलिए ये कुछ थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है। भारतीय संविधान जो है मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची में विस्तृत था। मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। इसमें 4 अनुसूची जोड़ी गई, 4 प्लस हुई तो कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूची वर्तमान में हो गई हैं। इसमें 4 भाग जोड़े गए हैं, 4 भाग जोड़े गए हैं तो वर्तमान में 26 भाग हो गए हैं, लेकिन एक भाग हटाया गया है, इसलिए इस समय कितने बचे हैं? 25। लेकिन मूल रूप से माना किया जाता है कि 22 भाग हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी पार्ट हैं, का खा करके जोड़े गए हैं, इसलिए वो सभी उनको सभी पार्ट माना गया है और मूल रूप से अभी भी 22 भाग माना जाता है, लेकिन जब जोड़ने और घटाने के बाद टोटल संख्या आती है तो वो 25 हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 395 है, जिनमें से जो जोड़ा गया है वो किसी भी प्रकार से का, खा और गा इस तरह करके अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो 395 अनुच्छेद भी अभी भी माने जाते हैं। ठीक है, तो साथियों पहली विशेषता क्या हो गई? सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, अगली विशेषता की ओर आते हैं। दूसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसका मतलब क्या है दोस्तों? नम्यता मतलब लोचशीलता। ठीक है, अनम्यता का मतलब कठोर। मतलब हमारा जो संविधान है ना ही ज्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज्यादा लोचशील है कि तुरंत परिवर्तित हो जाए, ऐसा भी नहीं है, और कभी परिवर्तित ना हो ऐसा भी नहीं है। तो इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है? इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा एक और प्रावधान क्या किया गया है? अनुच्छेद 368 के द्वारा विशेष बहुमत से हम लोग ये सब अभी बहुत
विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ये अनुच्छेद, भाग और कैसे क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत, ये सब हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे आगे। विशेष बहुमत से किया जाता है। अच्छा, ये विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है। साधारण बहुमत क्या होता है? 50% + 1, ये होता है साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 अगर बहुमत प्राप्त होता है तो उसको विशेष बहुमत कहते हैं। इसमें एक और पार्ट है। इसमें सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों? इसमें सेकेंड पार्ट है कि जब विशेष बहुमत से ये पारित हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ संदर्भ भी हैं जिनमें ऐसे 7 विषय हैं, लगभग ऐसे 7 विषय हैं जिनमें क्या किया जाता है? आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। मतलब उस विधान या विधेयक को पारित करने के लिए जो हमारे देश के राज्य हैं उनमें से आधे या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है, तब अनुच्छेद 368 के द्वारा उस संविधान को संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो साथियों, दूसरा विशेषता क्या हो गया? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। मतलब ये परिवर्तित भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लोचशील भी नहीं है। ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है साथियों, एकल नागरिकता का मतलब क्या है? अच्छा, एकल नागरिकता के पहले हम लोग दोहरी नागरिकता देखते हैं क्या होता है। दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है साथियों कि राज्य की अलग नागरिकता हो और देश या संघ की अलग नागरिकता हो। इसका उदाहरण यूएसए। ठीक है साथियों, वहां किसी भी राज्य की अलग नागरिकता प्राप्त होती है और देश की अलग नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि भारत में क्या होता है? भारत में केवल केंद्र या देश की केवल एकल नागरिकता दी जाती है। एकल मतलब एकमात्र नागरिक वो देश का होता है, राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। तो साथियों, ये नागरिकता का प्रावधान कहां किया गया है? जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच किया गया है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच किया गया है। कौन से भाग में? भाग 2। ठीक है। तो एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है? भारत में एकल नागरिकता दी गई है। नागरिकता का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये क्लियर हो गया। तो तीसरी विशेषता क्या हो गई? एकल नागरिकता। अच्छा, नागरिकता जो प्राप्त होती है, भारत में नागरिकता प्रदान किए जाने के कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं, उपबंध कौन कौन से हैं? पहला, नागरिकता कैसे कैसे मिलती है? पहला, जन्म के द्वारा। दूसरा, वंश क्रम के द्वारा। पहला, जन्म के द्वारा। दूसरा, वंश क्रम के द्वारा। तीसरा, देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण क्या होता है कि प्रावधान कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति 7 साल या 12 साल तक लगातार अगर यहां रह रहा है तो उसको लगातार देशीयकरण के कारण उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो देशीयकरण के द्वारा। चौथा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और पांचवी जो नागरिकता प्रदान की जाती है उसका उपबंध क्या है? किसी भी बाहरी भूभाग का सम्मिलन या भूभाग का सम्मिलन। जैसे भारत अगर किसी क्षेत्र को या राज्य को, किसी आसपास के क्षेत्र को जीत लेता है तो उसके जो समस्त जो जनसंख्या होगी वो भारत की नागरिक कहलाएगी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से
नागरिकता प्रदान करने के उपबंध किए गए हैं। तो नागरिकता के बारे में हमने विस्तृत रूप से देख लिया कि नागरिकता, जो एकल नागरिकता है वो संविधान की हमारे कैसे महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अगला है, चौथी विशेषता है साथी, चौथी विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब मताधिकार का केवल कौन सा एकमात्र क्राइटेरिया क्या है? वयस्क होना। इसका एकमात्र क्राइटेरिया क्या है? वयस्क। अच्छा, जब संविधान में हमें दिया गया था क्या था? संविधान में मताधिकार के लिए वयस्कता की जो आयु सीमा निर्धारित की गई थी, क्या की गई थी? 21 वर्ष। ठीक है साथियों, तो संविधान में जो मताधिकार के लिए वयस्कता की जो उम्र सीमा निर्धारित की गई थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी साथियों? 18 वर्ष। ये कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। मतलब अब हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र से अधिक के जितने भी जनसंख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सब हैं, सभी लोग मताधिकार का अपने प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, संपदा आदि के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। मतलब जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये वयस्कता की उम्र इस समय 18 वर्ष कर दी गई है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया गया जिससे समाज में भेदभाव की मतलब समाज में भेदभाव हो। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान की हमारे चौथी महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अगला, पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है साथियों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विशेषता है। इसको त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पे देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? त्रिस्तरीय। जैसे सबसे पहले ये क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया, और ये सबसे ऊपर क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सबसे ऊपर का हमारे यहाँ जो सुनवाई करता है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्चतम न्यायालय है और फिर जिला न्यायालय है। तो जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय त्रिस्तरीय रूप से। अच्छा, ये जो न्यायपालिका है हमारी एकल स्वरूप में है। एकल का मतलब क्या है? एकल का मतलब है कि जो भी मामले हैं वो नीचे से ऊपर की ओर एक रूपता में जाएंगे। सर्वोच्च, इसकी इकाई कौन मानी जाती है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। जबकि यूएसए में क्या है? यूएसए में दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका का मतलब जो उच्च न्यायालय के मामले हैं उनको अलग देखा जाता है, उच्च न्यायालय के मामले और उनका क्राइटेरिया अलग रखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मामले हैं उनका क्राइटेरिया अलग रखा गया है। तो इस प्रकार से क्या है? हमारे भारत देश में एकल न्यायपालिका है। ठीक है साथियों, तो एकल न्यायपालिका हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा छठवीं विशेषता की ओर आते हैं, संसदीय संप्रभुता। संसदीय
संप्रभुता एवं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका मतलब क्या है? संसदीय सर्वोच्चता एवं संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब क्या है? सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं। संसदीय संप्रभुता का मतलब है जो संसद है हमारी संसद है वो किसी भी प्रकार से अपने देश या अपने राज्य के लिए सभी प्रकार से स्वतंत्र है विधि, कानून या अधिनियम का निर्माण करने के लिए। तो संसद संप्रभु है। पर अगर संसद संविधान के दायरे से अगर बाहर बनाती है तो क्या करता है? न्यायिक हस्तक्षेप होता है और वो उस विधि को शून्य घोषित कर देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर संसदीय संप्रभुता के अंतर्गत संसद अगर कोई विधि बनाती है जो संविधान के दायरे से बाहर है या संविधान का उल्लंघन करती है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए उस विधि को शून्य घोषित कर देता है, मतलब अमान्य करार कर देता है। तो इस प्रकार से हमारी न तो संसद जो है वो अति विधि का जो केंद्रीकरण है संसद के पास अधिकता है और ना ही जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो ना तो वो ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। तो दोनों में क्या है? समन्वय और सामंजस्य के रूप में काम चलता है। तो छठवीं विशेषता के रूप में हमने क्या देखा? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्या है साथियों? संविधान की सर्वोच्चता। सातवां, संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान के जो भी प्रावधान हैं उसी के अंतर्गत संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही कानून या विधि का निर्माण होगा। सभी प्रकार की योजनाएं संविधान के अनुरूप ही, उसके आदर्श नीति निषेध तत्वों के अनुरूप ही चलाई जाएंगी। तो संविधान के दायरे में रहकर के विधि का निर्माण, ठीक है। और संविधान ही शक्ति का स्रोत है। हमारे देश में शक्ति का स्रोत संविधान को माना गया है, क्योंकि संविधान ही राज्य को, केंद्र को और सर्वोच्च न्यायालय, समस्त न्यायपालिका और प्राधिकरणों को शक्तियां प्रदान कर रहा है। तो शक्ति का स्रोत भी कौन है? संविधान है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ स्थापित की गई है, जबकि अमेरिका में क्या है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता है वो यूएसए में और संविधान की सर्वोच्चता भारत में है। अगला आठवीं विशेषता की ओर आते हैं। आठवीं विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जैसा कि हम अभी अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि एक कैबिनेट होती है। इस जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं ये विधायिका के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल होती है, जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल होती है वो विधायिका के सदस्य होते हैं। और यहां पे जो प्रमुख होता है, कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है साथियों, जो प्रमुख होता है व्यवहारिक रूप से वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सभी जो काम किए जाते हैं देश के, वो किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। तो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव प्रधानमंत्री का होता है
और जो सभी कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रधानमंत्री को अधिक तवज्जो दिया गया है बजाय कि राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कैसा रखा गया है? नाम मात्र का। नाम मात्र मतलब नॉमिनल, ठीक है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि सभी वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं साथियों? प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला, नवीं विशेषता की ओर आते हैं। नवीं विशेषता क्या है संविधान की? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनका वर्णन संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो मूल अधिकार कहां वर्णित किया गया है और नीति निर्देशक तत्व कहां किया गया और मूल कर्तव्य कहां किया गया, देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। मूल अधिकार भाग 3 में है और मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 का में दिए गए हैं, ठीक है साथियों। तो मूल अधिकार में क्या किया गया है? मूल अधिकार में सभी प्रकार के जो व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के लिए सहायक हैं वैसे सभी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का में 36 से 51 तक और मूल कर्तव्य भाग 4 का में 51 का में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और मूल कर्तव्य भाग 4 का में दिए गए हैं। आगे देखते हैं 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता। 10वीं महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसको और क्या कहते हैं? विकेंद्रीकृत प्रशासन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ये गांधी के जो विचार थे उससे संबंधित है। गांधी जी के जो महत्वपूर्ण विचार थे उसमें क्या था? ग्राम स्वराज। और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसके आदर्श को भी रखा गया था। किसके? ग्राम पंचायतों के। तो इसमें क्या किया गया? 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में त्रिस्तरीय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका की स्थापना की गई ताकि गांवों का पूर्ण रूप से जो सामाजिक रूप से विकास संभव हो सके। ठीक है साथियों। तो अगली विशेषता आते हैं हम लोग 11वें नंबर पे, आपात उपबंध। एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे संविधान की क्या है? आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है साथियों, आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है भाग 18 में। अच्छा, इसमें 3 प्रकार के जो आपातकाल है, इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन
या संवैधानिक आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल। क्या है साथियों? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 352 में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। साथियों, जो राष्ट्रीय आपातकाल है अभी तक लगाया गया है, राष्ट्रपति शासन भी बहुत बार लगाया गया है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है अभी तक एक भी बार इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बिल्कुल भी अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये दोनों अभी तक प्रयोग किए गए हैं देश में, और हम लोग जब भाग 18 संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, पंथ निरपेक्षता। जो 12वें नंबर की विशेषता है वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता हमारे मूल संविधान में नहीं था। ठीक है साथियों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। हालांकि प्रस्तावना में इसके आदर्श दिखते हैं, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता के आदर्शों को समाहित किया गया है, लेकिन शाब्दिक रूप से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको संविधान के अंतर्गत समाहित किया गया। एक महत्वपूर्ण विशेषता और देखते हैं, उसके बाद टॉपिक को समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता 13वें नंबर की है, विभिन्न स्रोतों से अभिगृहित, मतलब अलग अलग विभिन्न स्रोतों से भारत का संविधान लिया गया है। दरअसल मैंने इसको इसलिए अंत में रखा क्योंकि ये एक थोड़ा सा विस्तृत इसमें चर्चा की जाएगी, और बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक थे, तो विभिन्न स्रोतों से अभिगृहित है भारत का संविधान। विभिन्न स्रोतों का मतलब आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। ठीक है साथियों, कौन कौन सा? आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में कौन सा आता है? आंतरिक स्रोत में जो भारत शासन अधिनियम साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो सब आंतरिक स्रोत में आते हैं। कौन कौन से? भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे और जो संविधान में लिए गए हैं वो सब किस में आते हैं? आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? जैसे न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, कैग, अध्यादेश, अध्यादेश की शक्ति, लोक सेवा आयोग, और आपात उपबंध जो हमने अभी पीछे पढ़े, और इसके अलावा भी अन्य हैं इत्यादि। तो इस तरह के जो स्रोत हैं कौन कौन से? न्यायपालिका, कैग मतलब नियंत्रक आयोग, महालेखा परीक्षक, अध्यादेश, अध्यादेश की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किससे लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो पहले से जो स्थापित थे उनको संविधान में इनको अभिगृहित किया गया है। बाह्य स्रोत के तौर पे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड,
जापान, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी स्वीकार किया गया है। तो हम लोगों ने आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम को देखा, बाह्य स्रोत के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक बातें थी उनको भी स्वीकार किया गया। अब हम लोग बाह्य स्रोत की विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं बाह्य स्रोत। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली गई है। तो साथियों ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता। कौन सा? एकल नागरिकता हमने पीछे समझा एकल नागरिकता क्या है। और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मतलब जो हमारे संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति है, मतलब जो संवैधानिक रूप से वो प्रमुख है लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही हमारे देश का जो शासक होता है। ठीक है, यूएसए या अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, राष्ट्रपति को हटाने का जो एक प्रक्रिया है महाभियोग, उसको भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, वो भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है साथियों, तो आगे आते हैं अब हम कनाडा में। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक, जो हमारा राज्य है वो अर्धसंघात्मक प्रक्रिया, ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। तो अर्धसंघात्मक की जो विशेषता है कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां, जो भी संविधान के इतर कोई भी जो विशेष शक्ति विधि द्वारा निर्मित की जाएगी वो किसके पास होगी? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। तो ये प्रावधान अवशिष्ट शक्ति का कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का पद भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों के विभाजन की पूरी प्रक्रिया कहां से ली गई है साथियों? कनाडा के संविधान से। ठीक है, आगे आते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों के जो आदर्श हैं वो सभी कहां से अभिगृहित हैं? आयरलैंड से। इसके अलावा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो सभी कहां से लिए गए हैं? उसका आदर्श जो मनोनीत सदस्यों की जो प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। ये किस क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। तो इन क्षेत्रों से ये जो सदस्य लिए जाते हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। साथियों दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से आपातकाल। तो साथियों हमने क्या पढ़ा? दक्षिण अफ्रीका पढ़ लिया। इसके आगे आते हैं जर्मनी में। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान जब मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है, इसके समस्त जो विशेषताएं हैं, क्या प्रक्रिया होगी, ये सब कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो जर्मनी हो गया। इसके आगे रसिया से कौन कौन सी विशेषता, रसिया के संविधान से कौन कौन सी विशेषता ली गई हैं? मूल कर्तव्य, जो कि हमने पीछे पढ़ा 51 का में मूल कर्तव्य लिए गए हैं, जो कि इस समय कितने हैं? 11। और सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा जो प्रस्तावना में सम्मिलित की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की अवधारणा जो सम्मिलित की गई है, वो कहां से ली गई है साथियों? रूस से ली गई है। ठीक है, तो जर्मनी हो गया, रूस हो गया। इसके आगे फ्रांस में आते हैं। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचार है,
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचार है, जो हमारी प्रस्तावना में भी दिखता है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा अंतिम हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से एक महत्वपूर्ण प्रावधान समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? 108 में। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है और समवर्ती सूची, जो 3 अनुसूचियों में जो समवर्ती सूची है, उसकी जो विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस तरह से हमने पूरे संविधान की विशेषताएं पढ़ी, और संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हुए हमने जो बाह्य स्रोत से जो हमारे संविधान लिया गया है, बाह्य स्रोत से, उन सभी स्रोतों को विस्तार से हम लोगों ने देखा। तो अगली वीडियो में हम लोग अब संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।